हेलो स्टूडेंट्स, और सब बढ़िया। देखो मेरे पास आपकी ये एनसीईआरटी वाली बुक है। अब इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिखवा दिए थे। अब मैंने कहा था आपसे कि भाई आप जो है सभी अपनी एनसीईआरटी वाली बुक तैयार रखिए। अब देखो, अगर क्वेश्चन लिखा जाता है तो आधे से ज़्यादा बोर्ड बढ़ जाता है, फिर नीचे क्वेश्चन आ भी नहीं पाता है। इसलिए जो है आप अपनी बुक तैयार रखिए। क्वेश्चन संख्या जो है हमारी देखो क्या है, 1.3 है। 1.3 क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बीमाहीन है। देखो जो अनुपात दे रखा है कि हमें क्या दिखा रखा है, दिया है कि ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी क्या है, बीमाहीन। अब जब बीमाहीन है तो इसे हमें सिद्ध करके भी दिखाना है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी निकालना है। अब जब मान निकालना है तो देखो जरा इसका मान किस प्रकार निकालेंगे कि भाई इस राशि का जब मान निकालेंगे तो पहले मान लिया जाए यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य लगने वाला लो पहले लिख लो गुरुत्वाकर्षण बल। जब गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है एफ जी। ये आएगा जी एम ई और एम पी बटे आर स्क्वायर, समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में तथा लो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब जब वैद्युत बल निकाल रहे हैं तो वैद्युत बल क्या हो गया, एफ क्यू हो गया। वो हो जाएगा अभी कांस्टेंट आ जाता है हमारा के। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, प्रोटॉन पे भी चार्ज ई, तो ई का स्क्वायर बटे हो गया आर का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 2 को 1 से भाग देने। अब जब भाग करे हमने तो एफ क्यू के बटे में आ जाएगा एफ जी। ये हो गया के ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। देखो जरा कितना आ जाएगा अभी आगे, एफ क्यू बटे एफ जी। ये आया के ई का स्क्वायर बटे जी एम ई और एम। हमें निकालना है एफ क्यू बटे एफ जी की वैल्यू। भाई कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 और इसका मान आता है 9 × 10⁹ तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 9 × 10⁻। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है 1.6 × 10⁻⁻19 तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटे कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आता है 9.1 × 10⁻⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27। ये सारी चीजें भाई आपको भी याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से थोड़ा सॉल्यूशन कर लो, एफ क्यू बटे एफ जी। अब यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 16 सोलियम हो जाता है 256 स्क्वायर हो रहा है ना, तो 9 × 2.56 × 10⁻9 × 10⁻38 बटे ये आ गया 6.67 गुणा 9.1 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर, इन्हें सबको जोड़ लो
7 और 1 8 और 1 9, 2 3 5 और 1 6, माइनस के हो गए 69। इन सबको जब सोल्व करेंगे तो एफ क्यू बटे एफ जी की वैल्यू आएगी 2.4 गुणा 10 की घात प्लस क्या आएगी 39। ये आ जाता है इसका आंसर। आगे देखो, इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि भाई यहाँ पे सिद्ध करना है कि कैसी है बीमाहीन राशि है, तो भाई यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया अनुपात दो बलों का अनुपात है, अतः यह बीमाहीन होगा। कि भाई जब दो बलों का अनुपात है तो बीमाहीन होगा। वो कैसे कि भाई पहले अगर हम बल की बीमा निकालेंगे MLT-2, दूसरे वाले में निकालेंगे MLT-2, ऊपर दोनों को लेके जाएं तो सबकी पावर कितनी हो जाएगी 0 और 0 हो गई। जब किसी भी राशि की पावर जब 0 होती है उसका मान कितना आ जाता है 1, तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो इसकी कोई भी बीमा नहीं है। अब आगे देखो, आगे क्या पूछा जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि भाई नीचे आप क्वेश्चन पढ़ियो, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये अनुपात क्या दर्शाता है। अब क्या दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पे लिख देंगे यह अनुपात बताता है कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली ठीक है। बस इतना काम करना है। सबको क्लियर समझ आ गया होगा? ठीक है, उतारो। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रश्नावली चल रही है, फर्स्ट प्रश्नावली के कुछ न्यूमेरिकल मैंने इससे पहले करा दिए। अब ये न्यूमेरिकल संख्या है 1.4 और 1.4 में दे रखा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकरण है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। ये मैंने तुम्हें थ्योरी में बताया था कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि आवेश का जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में ही किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। देखो जरा कि भाई एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्या के रूप में होता है। यही क्या कहते थे, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब उसके बाद में इसका बी पार्ट है। देखो बी पार्ट में कहा जा रहा है स्थूल अवस्था बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो हमने मान लिया कि भाई किसी आवेशित वस्तु पर आवेश बहुत अधिक होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। यदि उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, तो हमें आवेश जो लिया जा रहा है या दिया जा रहा है उसमें तो फर्क दिखाई देगा कि हमने कुछ आवेश लिया या कुछ दिया, लेकिन उस वस्तु पर जो है उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लिया जाए कि भाई एक तालाब है, तालाब में से हमने क्या करा, एक लोटा पानी निकाल लिया कि भाई हमने वहां से देखो लोटा भर के पानी तो आया, लेकिन तालाब का स्तर जो है वही का वही रहना है, उसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे देखो कि भाई इसमें जो है कुल आवेश की अपेक्षा यह दिया गया या हटाया गया आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार परिवर्तित होता प्रतीत होता है। आवेश तो बदलता प्रतीत होगा, न कि विभक्त रूप में, अतः आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन संख्या हमारा 1.5 है। तो 1.5 में कहा जा रहा है
जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जा सकता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश के संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। कि आवेश के संरक्षण को यह किस प्रकार से बता रहा है। देखो जरा कि भाई इसमें क्या कहा गया है कि भाई आंसर हमारा बन जाता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसे जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। अब जैसे देखो जो उन्होंने दिखाया कि मान लिया जाए यहां पे कि कांच को रगड़ने से पहले कांच पर कुल आवेश कितना है भाई, 0 है। भाई कांच की छड़ ली हमने, अब जब उसे रगड़ा नहीं गया तो उसका चार्ज कहाँ होगा, चार्ज बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या करा हमने, जब उसे रेशम से रगड़ा, देखो लो कांच को रेशम से रगड़ने पर आवेश, कि कांच को जब रेशम से रगड़ना है तो आवेश कितना आ जाएगा भाई, कांच पे कैसा आता है, धनात्मक आवेश होता है, लेकिन भाई उतना ही चार्ज जो है रेशम पे भी आएगा। देखो रेशम पर आवेश कितना आएगा, रेशम पर जो आवेश आ जाएगा वो आएगा -Q कूलम। अब यहाँ पे कुल आवेश निकालिएगा कि अगर कुल आवेश देखें तो कुल आवेश जो हो जाएगा कि भाई +KQ और -KQ, इस +Q से -Q कटा तो कुल आवेश कितना आ गया, कुल आवेश निकल के आ गया हमारे पास 0। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस समय कांच को नहीं रगड़ा था उस समय उस पर चार्ज कितना है, 0 है। रगड़ने के बाद में अगर दोनों को भी जोड़ा जा रहा है तब भी कितना है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया कहा जा रहा है, आवेश उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। बात क्लियर हो गई। देखो इसमें एनसीईआरटी में ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे थ्योरिकल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज हमारे जो क्वेश्चन हो गए 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3, 1.4 और 1.5, तो आज हमने जो है 1.5 तक क्वेश्चन कर लिए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है करीबन 4-5 क्वेश्चन मैंने तुम्हें जो है इससे पीछे जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने करा दिए। ठीक है।